सम इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स डेली के 5 टॉपिक हम लोग देखते हैं जीएस वाइज, ठीक है। जीएस 1 2 3 एंड इवन जीएस 4 के भी कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं हमारे करंट अफेयर्स में, जो गवर्नेंस, पॉलिटी एंड एथिक्स सब में वैलिड है, राइट। तो व्हाट वी विल डू इज कि आप अगर नोट मेकिंग में आपको करंट अफेयर्स की प्रॉब्लम हो रही है तो आप इस अकॉर्डिंगली मेंस के सिलेबस के अकॉर्डिंग आप अपने करंट के नोट्स जो हैं मेंटेन कर सकते हो। ज़्यादातर इफ you'll see the monthly magazine compilations of several coaching institutes, वहाँ पे भी ऐसे ही compilation आता है स्पेसिफिक टू यूपीएससी एग्जाम, ठीक है। सेम अप्लाइज फॉर हरियाणा पीसीएस, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक से, दैट इज इंडिया एंड द कॉन्टेम्परेरी इशूज। इंडिया एंड द कॉन्टेम्परेरी इशूज, राइट। बेसिक जो आपका नासा का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, जेम्स वेब टेलीस्कोप के बारे में सुना है? तो जेम्स वेब टेलीस्कोप इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड रादर एन ओल्ड टॉपिक बाय नासा, ठीक है। काफी पुराना और महत्वपूर्ण टॉपिक है नासा का, राइट। ये जो आपका जेम्स वेब टेलीस्कोप है, इट हैज डिस्कवर्ड प्लूम्स ऑफ डस्ट एंड गैस। डस्ट एंड गैस के प्लूम्स जेम्स वेब टेलीस्कोप को दिखाई दिए सम 625 years ago, some 625 light years away, ठीक है। light years away from Milky Way galaxy। यानी कि ये जो डिस्कवरी है, इट इज बेसिकली एन इम्पॉर्टेंट इंडिकेशन कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के आसपास कहीं ना कहीं कोई स्टार फॉर्मेशन हो रहा है, राइट। तो ये न्यूज़ अगर इम्पॉर्टेंट है तो GS3 के पर्सपेक्टिव से जो स्पेस से रिलेटेड आपकी न्यूज़ हो जाती है, फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव वी हैव टू अंडरस्टैंड द एंटायर प्रोसेस कि भाई स्टार फॉर्मेशन एग्जैक्टली होता कैसे। तो you all must have heard about interstellar dust and gas। स्पेस में भी है, राइट। वी हैव इंटरस्टेलर डस्ट एंड गैस। कई बार ऐसा होता है दैट दीज इंटरस्टेलर डस्ट एंड गैस कलेक्टिवली दीज आर नोन एज मॉलिक्यूलर क्लाउड। मॉलिक्यूलर क्लाउड, ठीक है। बहुत ही लाइट ग्रेविटेशनल पुल होता है जो मॉलिक्यूलर क्लाउड्स को एक क्लम्प फॉर्म में इकट्ठा करके रखता है। What happens is कि कोई एक्सटर्नल इवेंट हो सकता है, कोई एक्सटर्नल शॉक हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल एक्सटर्नल शॉक वेव्स कैन इंक्लूड व्हाट? ग्रेविटेशनल वेव्स। एक्सटर्नल शॉक वेव्स क्या इंक्लूड कर सकते हैं आपके? ग्रेविटेशनल वेव्स इंक्लूड कर सकते हैं। एक्सटर्नल शॉक वेव्स आपके रेडिएशन, रेडियो एक्टिव। एक्सटर्नल शॉक वेव्स आपके रेडियो एक्टिव वेव्स को इंक्लूड कर सकते हैं, राइट और रॉन्ग? राइट। तो जो भी आपके शॉक वेव्स, आपकी ग्रेविटेशनल वेव्स हो गए, आपके रेडियो एक्टिव वेव्स हो गए, राइट। जैसे दो ब्लैक होल्स आपस में कोलाइड करते हैं, ग्रेविटेशनल वेव निकलता है। कोई भी दो इंटरस्टेलर बॉडीज आपस में कोलाइड कर रही हैं, या मान लो कहीं कोई सुपरनोवा एक्सप्लोजन हो रहा है, ओके, सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द लास्ट स्टेजेस ऑफ अ स्टार फॉर्मेशन। या फिर कहीं कोई स्टार अपने ही अंदर कोलैप्स हो जा रहा है, ब्लैक होल फॉर्म हो रहा है, तो वेव्स निकलती हैं, राइट। दैट हैज अ लॉट ऑफ फोर्स एंड अ लॉट ऑफ प्रेशर। तो उस फोर्स और प्रेशर के तहत होता क्या है कि ये जो इंटरस्टेलर डस्ट एंड गैस है, इनके साथ क्या होता है? ग्रेविटेशनल कोलैप्स। दे अंडरगो व्हाट? दे अंडरगो ग्रेविटेशनल कोलैप्स। What happens is that they collapse within themselves। बाहर से प्रेशर आया तो कंप्रेस होने लगते हैं, राइट। दे स्टार्ट कंडेंसिंग, दे स्टार्ट कंप्रेसिंग लाइक नॉर्मल क्लाउड्स के साथ जैसे होता है। क्या हुआ? ग्रेविटी अचानक से इंक्रीज होती गई, ग्रेविटी के अंदर जाके वो कोलैप्स कर गए। दैट इज नोन एज ग्रेविटेशनल कोलैप्स। दैट इज द वेरी फर्स्ट स्टेज ऑफ अ स्टार फॉर्मेशन, वेरी फर्स्ट स्टेज ऑफ स्टार फॉर्मेशन। आफ्टर दैट व्हाट इज हैपनिंग? ठीक है, ग्रेविटेशनल कोलैप्स के बाद क्या हो रहा है आपका? अपनी ग्रेविटी के अंदर कोलैप्स हो गया, देन आफ्टर दैट व्हाट विल हैपन? रिएक्शन। यस, रिएक्शन होता है, केमिकल रिएक्शन भी होता है, फिजिकल रिएक्शन भी होता है। तो बेसिकली जो इंटरस्टेलर डस्ट है, इंटरस्टेलर गैस है, उसमें डोमिनेंट जो गैसेस होती हैं, एसेंशियली जब भी हम लोग स्टार फॉर्मेशन की बात करते हैं, डोमिनेंट गैसेस आ जाता है आपका हाइड्रोजन एंड हीलियम, राइट।
हाइड्रोजन एंड हीलियम। तो जैसे ही वो और भी ज़्यादा कॉम्प्रेस हुआ, अपनी ग्रेविटी के अंदर कोलैप्स हुआ, तो हाइड्रोजन एंड हीलियम के बीच में खास तौर पे इंटेंस रिएक्शन होता है। देयर इज एन इंटेंस रिएक्शन बिटवीन दीज टू गैसेस, जिसको न्यूक्लियर फिजन के नाम से जाना जाता है, राइट। एटॉमिक रिएक्शन होता है, उसी की वजह से हमारा जो है स्टार फॉर्म होता है, राइट। तो इनिशियल स्टेज पे जो स्टार फॉर्म होता है, यूजुअली इट इज स्टिल लार्जर इन साइज, but smaller in mass, contrary to the, थोड़ा सा यहाँ पे कंट्रास्ट है, साइज में स्टार बड़ा है, मास में हल्का है, बट नाम इसका है क्या, डॉर्फ स्टार। डॉर्फ का मतलब हम लोग समझते हैं लाइक स्मॉल, ओके, बट द थिंग इज कॉन्ट्रेरी टू इट, लार्जर इन साइज, स्मॉलर इन साइज, इन मास, आपका डॉर्फ स्टार हो गया, ठीक। धीरे धीरे क्या होता है, रिएक्शन होता चला जा रहा है, राइट। देयर इज सम डेब्री जिसके पास थोड़ा सा मास है, ग्रेविटी है, वो और भी ज्यादा उसको कंडेंस कर रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है, और ज्यादा इंटेंस रिएक्शन धीरे धीरे जैसे इंटेंसिफाई होगा, इट विल स्टार्ट रिड्यूसिंग इन साइज, इवेंचुअली इट विल स्टार्ट रिड्यूसिंग इन साइज, बट मास इंक्रीज होगा बिकॉज ऑफ द हेवी रिएक्शन between the gases, between the interstellar gases, mass increase hoga, that will, the second stage would be what, the second stage would be a red giant, the second stage would be what, red giant। अब इस रेड जायंट के साथ क्या होगा, दो कॉन्सिक्वेंसेज आ सकते हैं इस रेड जायंट के साथ, या तो वो अपनी ग्रेविटी के अंदर इवेंचुअली कोलैप्स कर गया, ब्लैक होल, बिकम्स अ ब्लैक होल। जब ये रेड जायंट अपनी ही ग्रेविटी के अंदर कोलैप्स नहीं करता है, इट लीव्स आउट रेमनेंट्स ऑफ डस्ट, क्या कहते हैं हम इसको, प्लैनेटरी नेब्यूला। अर्थ का फॉर्मेशन आप लोगों ने पढ़ा है, like in your geography classes, have you read about how the earth was, how planets in the solar system was formed? nebula cloud के बारे में पता है सबको। देयर वॉज अ नेबुलस जो सन की ग्रेविटी के इर्द गिर्द आया, धीरे धीरे मटीरियल्स कॉन्क्रीशन हुआ, कोएलिजन हुआ, एंड देन दे स्टार्टेड टू फॉर्म इंटरस्टेलर बॉडीज, प्लैनेट्स, ठीक है। तो ये वही वाला प्लैनेटरी नेबुला, ठीक। तो ये जो छोटा सा साइकिल है स्टार फॉर्मेशन का, फॉर्मेशन से लेके एंड तक का, इट इज लाइक अ मैटर ऑफ मैनी लाइट, मतलब स्पेस टाइम के हिसाब से आप मिलियंस ऑफ ईयर्स काउंट कर लो या उससे भी ज़्यादा, ओके। सो दैट इज हाउ स्टार इज बेसिकली फॉर्म्ड, उसी से संबंधित। दूसरा जो हमारा न्यूज़ आइटम था, दैट इज एसोसिएटेड विद GSAT 18 की जो सैटेलाइट है। GSAT 18 क्या है आपका, इसरो का कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, ठीक है। इसरो का कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, जिसको कि हम लोगों ने जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में लॉन्च किया। It is essentially a communication satellite that has been launched in the geosynchronous orbit, right? Has been launched in the geosynchronous orbit. अब इसको हम लोगों ने geosynchronous orbit में लॉन्च किया है ताकि रेडियो सिग्नल्स को रिसीव कर सके और ट्रांसमिट कर सके, जैसे बेसिक आपकी कम्युनिकेशन डिवाइसेस करती है, दैट इज द बेसिक फंक्शन, इसी इंटेंशन के साथ लॉन्च किया। बट यहाँ पे सवाल ये उठाया गया कि पार्लियामेंट ने ये क्वेश्चन किया कि आपने GSAT 18 एक सैटेलाइट प्रोजेक्ट है, लॉन्च तो कर दिया, पर इसके जो ट्रांसपॉन्डर्स हैं दे आर लाइंग आइडल। ट्रांसपॉन्डर सैटेलाइट में एक ऐसी डिवाइस होती है जो रेडियो सिग्नल्स को रिसीव करके एनालाइज करके डिफरेंट सिग्नल ट्रांसमिट करती है, जिससे कम्युनिकेशन आपका पॉसिबल हो पाता है। ट्रांसपॉन्डर्स तो इसके आइडल पड़े हुए हैं, और इस प्रोजेक्ट में हमने 17 करोड़ के आसपास कुछ इन्वेस्ट किया होगा। इतना आपको जो है रेवेन्यू लॉस हुआ, 17 करोड़ का आपको यहाँ पे क्या हुआ है, रेवेन्यू लॉस हुआ है इन दिस पर्टिकुलर सैटेलाइट प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे क्वेश्चन किया है पार्लियामेंट में ने, एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है, एंड दैट कैन डेफिनेटली पॉसिबली बी ऑल्सो आस्क्ड इन योर मेंस एग्जाम। What is that?
कि यार there can be a possibility fiscal responsibility in satellite project. अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया तो आप इसको आंसर कर लोगे? क्या क्या कोट कर सकते हो कि हम लोग इसरो एज एन इंस्टीट्यूट फिजिकली कितना रिस्पॉन्सिबल है? तो यहाँ पे आपने चंद्रयान मिशन का एग्जाम्पल दे दिया, यहाँ पे आपने नासा एंड ईएसए जैसी या फिर JAXA जैसी स्पेस एजेंसीज के साथ कंपेयर कर लिया दैट ओके इनके जो प्रोजेक्ट्स हैं मल्टी बिलियन डॉलर्स प्रोजेक्ट, हमारे यहाँ कितने इकोनॉमिकली एफिशिएंट तरीके से हम उनको सक्सेसफुली कंप्लीट कर पाते हैं. वी कैन राइट दैट. कॉन्स में आप ये एग्जाम्पल लिख सकते हो. ऑन दी अदर हैंड बहुत सारी सैटेलाइट्स हैं जिनको हम लोगों ने लॉन्च तो कर दिए बट वो डॉर्मेंट है, नॉन फंक्शनिंग है. व्हाट इज आवर प्लान टू रिट्रीव दो सैटेलाइट्स? व्हाट इज आवर प्लान टू मेक देम इकोनॉमिकली मोर वायबल एंड मोर प्रोडक्टिव? गिवन द फैक्ट कि GSAT के ट्रांसपॉन्डर्स आइडल लाई कर रहे हैं, डिस्पाइट दैट हम लोगों ने ऑलरेडी GSAT 19 लॉन्च कर दिया स्पेस में. वी हैव ऑलरेडी लॉन्च GSAT 19. ओके, तो ये जो आपका पर्टिकुलर टॉपिक हो गया मोर ओरिएंटेड टुवर्ड्स योर मेंस. उसके बाद आप थोड़ा सा मैप वर्क कर लेना. मैप वर्क में आ जाता है आपका सेंकाकू आइलैंड्स. ठीक है, तो डेली मैप आप लोग देखते हो? डेली नहीं, कोई बात नहीं, बट रेगुलरली तो होना. लाइक जैसे न्यूज़ में कोई इंपॉर्टेंट प्लेस आ गया न्यूज़ में, या कहीं कोई अटैक हो गया, कोई कम्युनिटी आ गई, कोई ट्राइबल ग्रुप आ गया, आपने मैप में लोकेट कर लिया. ओके, सो दैट मच अगर आप डेली सिर्फ देखोगे, नोट्स भूल जाओ, सिर्फ देखने भर से ही अगर याद हो गया तो इट विल पे ऑफ बिग टाइम. इट विल पे ऑफ बिग टाइम. यहाँ पे अगर हम लोग सेंकाकू आइलैंड्स की बात करें, टॉकिंग अबाउट दी सेंकाकू आइलैंड, यहाँ पे डिस्प्यूट है बिटवीन टू कंट्रीज दैट इज चाइना एंड जापान. ठीक है, तो सेंकाकू आइलैंड्स 1895 से सेंकाकू आइलैंड्स जो हैं वो जापान की टेरिटोरियल विसिनिटी का हिस्सा है. 1895 से सेंकाकू आइलैंड्स जापान की टेरिटोरियल विसिनिटी का हिस्सा है, उसके अंडर आते हैं. चाइना क्लेम कर रहा है कि वी वर द फर्स्ट पीपल टू हैव डिस्कवर्ड दीज ग्रुप ऑफ आइलैंड्स इन 14th सेंचुरी. अब मुद्दे की बात है कि इस आइलैंड का कुछ नहीं है, यहाँ पे कोई नहीं रहता, इट्स कम्प्लीटली अनइनहैबिटेड. लार्जली ये वल्केनिक एक्टिविटी से फॉर्म्ड हुए आइलैंड्स हैं, राइट. एंडेसाइट लैंडस्केप है, थोड़े बहुत यहाँ पे आपको कोरल आउटक्रॉपिंग्स मिल जाएंगे, दैट्स इट. आप मान लो कि ये कम्प्लीटली बैरन आइलैंड्स है, फिर भी डिस्प्यूट चल रहा है, राइट. फिर भी डिस्प्यूट चल रहा है. रीजन बीइंग चाइना क्यों इंटरेस्टेड है, कोई बता सकता है? भाई चाइना की जो फॉरेन पॉलिसी है एग्रेसिव एक्सपेंशनिस्ट फॉरेन पॉलिसी है. साउथ चाइना सी को पूरा पूरा टेरिटोरियली क्लेम करता है, वन थिंग. दूसरी चीज़, जो ऐसे छोटे छोटे आइलैंड्स हैं ना, स्पार्टले हो गया, पैरासिल हो गया, कोको हो गया, या आपका सेंकाकू आइलैंड हो गया, ये सारे एस्पेक्ट्स हैं ना. अब चाइना इन आइलैंड्स को क्या नेवल बेस की तरह यूज़ करता है, डायरेक्ट. हाँ जी, हाँ, वेरी नाइस. पोटेंशियल फॉर हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन, वेरी वेरी नाइस. जो आपका साउथ चाइना सी है, मेन रीजन ऑफ डिस्प्यूट तीसरा ये भी है. ठीक है, कि जो हाइड्रोकार्बन के जो रिजर्व्स हैं साउथ चाइना सी में अबंडेंटली हैं, सो इकोनॉमिकली भी इंटरेस्टेड है, टेरिटोरियली एंड पॉलिटिकली भी इंटरेस्टेड है, राइट. सो दैट इज व्हाई इट हैज बीन इन न्यूज़. एंड जापान का ये सबसे लंबी टेरिटोरियल सॉवरेनिटी का हिस्सा है. जापान की सबसे लंबी टेरिटोरियल सॉवरेनिटी का हिस्सा है. और दूसरी बात आप ये भी देख लो, इनका लोकेशन देख लो, वेरी क्लोज टू ताइवान. अब ताइवान अलग समस्या है चाइना के लिए. ताइवान इज अनदर क्राइसिस फॉर चाइना. हाउ? चाइना जो है वन चाइना पॉलिसी भी फॉलो करता है. ताइवान वन चाइना पॉलिसी एंड रिपब्लिक ऑफ चाइना. ठीक है, तो जो रिपब्लिक ऑफ चाइना वो चाइनीज मेनलैंड. वन चाइना पॉलिसी मतलब हांगकांग ताइवान भी हमारा ही हिस्सा है. अब यूएस ने क्या किया, वन चाइना पॉलिसी कब से इग्नोर किया जा रहा है. वी कंसिडर ताइवान एज अ कंट्री.
जो इंडिया में जो प्रो इंडियन न्यूज़पेपर्स आप पढ़ो, प्रो चाइना मत पढ़ना, प्रो इंडियन पढ़ोगे तो ताइवान को नेशन की तरह लिखा जाएगा। अब कोई चाइनीज गवर्नमेंट ऑफिशियल वो पढ़ ले तुरंत ऑफेंड हो जाए कि नेशन कैसे यार, इट इज अ चाइनीज पीआरसी का हिस्सा है ये तो। सो दैट इज अनदर पॉइंट ऑफ कंटेंशन, ठीक है। तो इसलिए ये जो आपका मैप वर्क है इट इज, ये भी इम्पॉर्टेंट है। अगर जब आप एटलस खोल के ये देख ही रहे हो तो साथ ही साथ आप अंडमान सी का भी मैप वर्क कर लेना, इम्पॉर्टेंट है। इस बार आया था न्यूज में, कैन बी आस्क्ड इन योर यूपीएससी एग्जाम ऑल्सो। अब दूसरा जो इम्पोर्टेंट क्लॉज आया है दैट इज बैंकिंग लॉज से रिलेटेड। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में कुछ कुछ अमेंडमेंट्स जो है इंट्रोड्यूस करे गए हैं। ओके, लेट्स टेक अ नोट ऑफ क्या क्या अमेंडमेंट्स हैं। पहले जो पॉलिसी थी, जैसे हम कहीं कल को अपना बैंक अकाउंट खोलने जाए, सैलरी सेविंग व्हाट्सएवर, ठीक है, पहले क्या था कि हम लोग एक नॉमिनी ऐड कर सकते थे, राइट। अब ये जो अमेंडमेंट आया है चेंज ये कर रहा है कि 4 नॉमिनीज अब हम लोग ऐड कर सकते हैं। आफ्टर दिस अमेंडमेंट वी कैन ऐड एज मेनी एज 4 नॉमिनीज। अब ये जो 4 नॉमिनीज हैं सक्सेसिवली एक के बाद एक भी हम लोग ऐड कर सकते हैं। साइमल्टेनियसली भी ऐड कर सकते हैं। सक्सेसिव नॉमिनेशन भी यहाँ पे पॉसिबल है, साइमल्टेनियस नॉमिनेशन यानी कि एक साथ भी नॉमिनेट हो सकता है, ये भी पॉसिबल। दूसरा जो इंपॉर्टेंट रिफॉर्म आया है दैट इज एसोसिएटेड विद कोऑपरेटिव बैंक्स। दूसरा इंपॉर्टेंट रिफॉर्म जो आया है दैट इज एसोसिएटेड विद व्हाट, कोऑपरेटिव बैंक्स। तो जितने भी आपके कोऑपरेटिव बैंक्स हैं कंट्री में, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स के जो भी डायरेक्टर हैं उनका पहले टेन्योर हुआ करता था 8 साल का, अब उसको इंक्रीज करके 10 साल का टेन्योर कर दिया है। पहले जो 8 साल का टेन्योर था अब बढ़ा के कितना कर दिया है, 10 साल का टेन्योर हम लोगों ने कर दिया है, ठीक। साथ ही साथ कोऑपरेटिव बैंक में एक ये भी आया है कि सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक का अगर कोई डायरेक्टर है, पहले नहीं था अलाउड कि सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक का कोई डायरेक्टर स्टेट का भी डायरेक्टर हो सकता है, अब अलाउड है कि सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक का कोई डायरेक्टर है अब वो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक का भी डायरेक्टर बन सकता है, यानी कि डुअल कंट्रोल वाला क्राइटेरिया धीरे धीरे हमें देखने को मिल रहा है। तो ठीक है, ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं। उसके अलावा आपका एक चेंज आ जाता है फोर्टनाइटली बेसिस पे। फोर्टनाइटली बेसिस पे पहले बैंक्स डिसिप्लिनरी या फिर रूटीन चेक करते थे, फोर्टनाइटली बेसिस पे बैंक्स पहले डिसिप्लिनरी या रूटीन चेक करते थे, किसका, सीआरआर, एसएलआर, बैंक रेट, जितने भी रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स है, एथिक्स वगैरह सब, ठीक। एवरी फ्राइडे ऑफ लाइक हर दूसरे हफ्ते के फ्राइडे के दिन, ठीक है। तो पहले जो साइकिल हम लोग फॉलो कर रहे थे दैट वाज सैटरडे टू फ्राइडे साइकिल, सैटरडे फ्राइडे वाला साइकिल। अब इसको चेंज करके सैटरडे फ्राइडे वाला साइकिल हम लोगों ने अब खत्म कर दिया है। अब सिंपल हम लोग क्या देखते हैं, बेसिक हम लोग अपना कैलेंडर ईयर फॉलो कर रहे हैं, हम लोग अपना बेसिक कैलेंडर ईयर अब फॉलो कर रहे हैं। छोटे छोटे लाइक एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस हैं। इसके अलावा दिस पर्टिकुलर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैज बीन इन न्यूज़, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन। आपका जो इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन है IORA, basically India is to chair that particular institute, this particular intergovernmental organization। पहली बात क्या है, ये इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, 1997 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। इसके हेडक्वार्टर्स आर इन मॉरिशस। किस पर्पस से स्टैब्लिश किया गया, बेसिक आइडियाज, पीस, मैरीटाइम सिक्योरिटी, ये सारे पॉइंट्स तो आप लिख ही लोगे, राइट, नथिंग न्यू। पीस हो गया, मैरीटाइम सिक्योरिटी हो गया, और रूल बेस्ड ऑर्डर। आज की डेट में इंपॉर्टेंट क्या है, रूल बेस्ड ऑर्डर।
ठीक है। टोटल अगर आप इसके मेंबर नेशंस देखो 23 मेंबर नेशंस हैं, ठीक है। 23 मेंबर नेशंस में आपका ईरान भी आ जाता है, यूएई भी इसका मेंबर नेशन है, राइट। यमन, ओमान भी है, ओके। दीज आर द मेंबर नेशंस ऑफ आईओआरए प्राइमरीली। अब नवंबर 2025 में जो आईओआरए का समिट होगा, इंडिया विल बी चेयरिंग दैट पर्टिकुलर समिट, एंड इसका जो बेसिक एजेंडा होगा, द बेसिक एजेंडा इज वेरी वेरी डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस समिट्स, इज कि यहाँ पे हम लोग डेटा एनालिसिस, यहाँ पे हम लोग डेटा एनालिसिस, यहाँ पे हम लोग पॉलिसी मेकिंग पे ज़्यादा फोकस करेंगे, राइट। कि कैसे हम लोग मैरिटाइम सिक्योरिटी से रिलेटेड डेटा को कैसे बेहतर एनालाइज कर सकते हैं, राइट। मैरिटाइम लॉज, रूल्स, रेगुलेशन, सिक्योरिटी, इन सब से रिलेटेड जो भी पॉलिसी फॉर्म हो रही है उसको हम और कैसे बेहतर बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक और जो पॉइंट ऑफ एम्फेसिस आएगा, दैट वुड बी मैरिटाइम एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स, ठीक है। तो मैरिटाइम एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स विल बी कोलैबोरेटिंग विद द academia to make this aspect better, one thing। दूसरा जो यहाँ पे एस्पेक्ट आता है, मैरिटाइम फ्यूजन सेंटर, पता है आप लोगों को, वेयर इज इट हेडक्वार्टर्ड? मैरिटाइम फ्यूजन सेंटर बेसिकली जितने भी वाइट शिपिंग मूवमेंट्स होते हैं, राइट, और वाइट शिपिंग अग्रीमेंट्स होता है, उनको मॉनिटर करता है। वाइट शिपिंग ऐसी कैटेगरी होती है जो सिर्फ ट्रेड पर्पस से जो शिप्स होती है, मर्चेंट शिप्स, बेसिकली ट्रेड इन गुड्स स्पेसिफिकली, उससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट है, दैट इज द बेसिक पर्पस ऑफ इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर, ठीक है। तो दैट इज समवेयर हेडक्वार्टर्ड ईदर इन दिल्ली और इन गुड़गांव, ठीक है, बिकॉज इट इज प्योरली आईटी बेस्ड एस्पेक्ट, इंफॉर्मेशन मॉनिटर करना है, मूवमेंट मॉनिटर करना है, ठीक। तो वाइट शिपिंग को हम और कैसे सेफ बना सकते हैं और उनका मूवमेंट कैसे इजी बना सकते हैं, दैट इज इम्पॉर्टेंट। मेंस पर्सपेक्टिव से यहाँ पे जानना क्या ज़रूरी है कि भाई इंडिया का जो चेयरमैनशिप है ऑफ द आईओआरए इज ऑल्सो वेरी वेरी सिग्निफिकेंट, बिकॉज इंडिया जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट जंक्चर पे लाई करता है, यानी कि स्ट्रेट ऑफ मलक्का हो गया या इस्थमस ऑफ क्रा हो गया, ये जो इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग रूट्स हैं, ग्लोबल ट्रेड रूट। तो ग्लोबल ट्रेड का सबसे ज़्यादा वॉल्यूम इंडियन ओशन रीजन के इस पार्ट से क्रॉस करता है, एंड यहाँ पे इंडिया का क्या पॉलिसी है, इंडिया का क्या रोल है, दैट इम्पैक्ट्स अ लॉट ऑफ अदर कंट्रीज एज वेल, ठीक। दूसरा जो इम्पोर्टेंट आपका न्यूज़ है कि यशवंत सिन्हा जी के घर से जो हमको कैश मिला, भारी भरकम कैश ट्रैप मिला, राइट। द थिंग हियर इज दैट आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ दैट कैश, आवर वाइस प्रेसिडेंट जो है जगदीप ढांकर जी, उन्होंने ये स्टेटमेंट लिख दिया दैट एनजेएसी को अगर हम लोगों ने स्ट्राइक डाउन नहीं किया होता, अगर हम लोगों ने एनजेएसी को स्ट्राइक डाउन नहीं किया होता, देन दिस वुड हैव नेवर हैपेंड। अब हाउ कैन वी जस्टिफाई दैट? आ सकता है, ये मेंस में भी आ सकता है, ऐसा कुछ है नहीं, मेंस में इट कैन कम इन मेंस आल्सो, दैट वी हैव स्ट्राइक्ड डाउन एनजेएसी दैट इज लीडिंग टू करप्शन इन जुडिशरी। तो एनजेसी किया है, समझ लेते, एक बार रिवाइज कर लें। सबसे पहली बात, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को कौन सा आर्टिकल 124, राइट, क्या कह रहा है 124 कि सुप्रीम कोर्ट के जज को कौन अपॉइंट कर रहा है? प्रेसिडेंट, इन कंसल्टेशन विद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक। अब हमारे पास ऐसा कोई रेगुलेटरी मैकेनिज्म इस्टेब्लिश नहीं था, सिर्फ इतना लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में। अब उसको कैसे और रेगुलेट किया जा सके, उसको और कैसे हम लोग ट्रांसपेरेंट बना सके, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जज केस है। इमरजेंसी के बाद क्या हुआ था, जजेस के प्रमोशन से रिलेटेड क्या इशू हुआ था, वी ऑल आर अवेयर अबाउट इट, ठीक है। पहले काफ़ी डिस्क्रिशनरी पावर्स कभी एग्जीक्यूटिव यूज़ कर रहा है, कभी जुडिशरी यूज़ कर रहा है, तो कैसे कंट्रोल किया जाए? फर्स्ट जजेस केस आ गया। फर्स्ट जजेस केस ने कहा कि एग्जीक्यूटिव के ऊपर होना चाहिए, एग्जीक्यूटिव के ऊपर क्या होना चाहिए? डिस्क्रिशनरी पावर होना चाहिए टू अपॉइंट द जजेस। नहीं चला ये। सेकंड एंड थर्ड जजेस केस भी ऐसे ही आपका
कोलैप्स हो गया, इट डिड नॉट सब्सटैंशिएट। एक जो आपका आउटकम आया दैट वाज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ अग्रीमेंट। मेमोरेंडम ऑफ अग्रीमेंट कुछ हद तक एक पूरी साइकिल इस्टेब्लिश हो गई कि जो अपॉइंटमेंट्स कमिटी है दैट इज हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, उसमें आपके यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस भी हैं, राइट। पूरा एक साइकिल है कि कैसे अपॉइंटमेंट्स कमिटी नेम्स रेकमेंड कर रही है, कैसे स्क्रूटनाइज हो रहा है और कैसे फाइनली प्रेसिडेंट को नेम रेकमेंड किया जा रहा है। बट द थिंग इज कि ट्रांसपेरेंसी की हमको और ज्यादा आवश्यकता थी, सो वी केम अप विद NJAC, ठीक है, 99th CAA 2014। अब जैसे इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमीशन में कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज़्यादा स्पेसिफाइड नहीं है, तो यहाँ पे पार्लियामेंट इनैक्ट करने की कोशिश कर रहा है, लेजिस्लेशन इस्टेब्लिश हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, कुछ स्पेसिफिक नहीं है, कुछ ट्रांसपेरेंट नहीं है, ये लो लॉ और इसको फॉलो करो। सेम थिंग इज हैपनिंग विद जजेस अपॉइंटमेंट केस। तो NJAC आया, 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2014, राइट। NJAC में अगर हम लोग देखें, वी हैड 2 सुप्रीम कोर्ट जजेस, राइट, 2 पीपल ऑफ एमिनेंट इम्पोर्टेंस, आपके 2 मेंबर्स आगे सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन से, यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस भी आ रहे हैं यहाँ पे, राइट। अब ये कमिटी जो है एनालाइज करेगी रेकमेंडेड नेम्स को और उन पे वोट करने का अधिकार है। जब वोट करने का अधिकार होता है तो वोट ना करने का भी अधिकार होता है। व्हेन वी हैव टू से राइट टू से यस, वी आल्सो हैव द राइट टू से नो। जहाँ पे वोट आता है वहाँ वीटो भी आता है, ठीक। तो यहाँ पे क्या वीटो आ गया। अब क्वेश्चन किया जुडिशरी ने कि एग्जीक्यूटिव का क्या अधिकार है, आपने जो अपॉइंटमेंट्स के लिए नाम रेकमेंड करे हैं इसमें एग्जीक्यूटिव का वीटो करने का कहाँ से राइट आ रहा है। इस बेसिस पे, सिर्फ और सिर्फ इस बेसिस पे पूरा का पूरा NJAC स्ट्राइक डाउन कर दिया गया। तब से लेके अब तक जो पूरा मेमोरेंडम ऑफ अग्रीमेंट वाला जो पूरा प्रोसीजर है, जो पूरा साइकिल है विद रिस्पेक्ट टू अपॉइंटमेंट्स, वही चलता चला आ रहा है। तो अनदर पॉइंट ऑफ क्वेश्चन कैन बी रिलेटेड टू जुडिशियल रिफॉर्म्स, रिलेटेड टू जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स, राइट, ठीक है। चलो लेट्स कंक्लूड, दैट्स इट फॉर टुडे।